डेली चैनल पर 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में दे रहा हूँ, पूरी रिवीजन फ्री में करा रहा हूँ, 100 मार्क्स इन 30 आवर्स प्लेलिस्ट के नाम से, 100 में से 100 कैसे स्कोर करें उसके लिए गाइडेंस दे रहा हूँ। बच्चों 1 लाइक आपका डिजर्व करता हूँ। इम्पैक्ट बुक के लेक्चर्स फ्री में दे रहा हूँ। बताओ भाई, यस सर बिल्कुल, तो कर दीजिए। 1 लाइक से आपके से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि 8 बजे रिवीजन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसमें ऐसे के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ भाई। कमेंट करो अब की बार, सपने साकार, अपने दोस्तों तक शेयर करो। अमेलगमेशन का मतलब क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी आपस में हाथ मिला लेती हैं उसे अमेलगमेशन कहते हैं। ठीक है सर, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर आपको 2 शब्दों का मतलब और जानना ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि यूं तो ये चैप्टर अमेलगमेशन के नाम से जाना जाता है, पर इसका पूरा नाम है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां मिलकर नई कंपनी बना लेती हैं, उसे अमेलगमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल टू सी लिमिटेड, वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू वी। वोडाफोन खत्म, आइडिया खत्म, दोनों ने हाथ मिला लिया, मिलकर के नई कंपनी बना ली वी। पुरानी 2 कंपनीज की आइडेंटिटी खत्म, वो दोनों नई आइडेंटिटी से मार्केट में आए हैं, मिलकर हाथ मिला के वी। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? अगर वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू होता वोडाफोन, इसका मतलब वोडाफोन ने आइडिया को एब्जॉर्ब कर लिया, समा लिया। या फिर वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू आइडिया, 2 में से एक कंपनी दूसरे को खरीद के अपने अंदर समा ले, एक की आइडेंटिटी, एक का नाम बरकरार रह जाए, दूसरे का नाम उसमें समा जाए। दिस इज एब्जॉर्प्शन। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? वोडाफोन को ही नाम बदल के, मरम्मत करके, एक ही कंपनी को किसी दूसरे नाम, जैसे पहले हच थी, पहले इसका नाम था हच, हच को ही नाम बदल के, शेल्टर बदल के, मरम्मत करके वोडाफोन के नाम से ले आए, उसे एक्सटर्नल रिको कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों की ही अकाउंटिंग सेम होती है, तीनों इंटरचेंजेबली चलेंगे। अब आगे मैं अमेलगमेशन बोलूंगा वर्ड केवल, उसमें एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन शामिल होगा। ए प्लस बी इक्वल टू सी, अमेलगमेशन। ए प्लस बी इक्वल टू बी, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू ए, एब्जॉर्प्शन। ए इक्वल टू बी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये 3 इस चैप्टर के अंदर हमें करने होते हैं, तीनों की अकाउंटिंग सेम होती है, 3 एक साथ पढ़ लिए समझ लो बस। अमेलगमेशन वर्ड बोल करके चलूंगा मैं। परचेज कंसिडरेशन क्या है? अगला हमें जानना है परचेज कंसिडरेशन वर्ड का मतलब। ए प्लस बी इक्वल टू बी, यानी बी ने ए को खरीद लिया, बी ने ए को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब बी क्या करेगी? भैया खरीद रहे हो तो सामने वाली कंपनी को पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? अगर बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को खरीद लिया तो बी लिमिटेड क्या करेगी? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, पैसा दे, चाहे शेयर्स दे, चाहे कुछ भी दे। उस पेमेंट को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। परचेज यानी खरीदने के, कंसिडरेशन यानी बदले में जो भुगतान आप करते हो, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। बी ने ए को खरीद लिया, अब बी जो है वो ए के शेयर होल्डर्स को भुगतान करेगी, वही भुगतान परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ये परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, ज़्यादातर ये परचेज कंसिडरेशन हमें खुद ढूंढनी होती है, जिसके लिए 2 मेथड हैं, या तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा या नेट एसेट मेथड लगेगा। नेट पेमेंट मेथड कब लगेगा? जब क्वेश्चन में कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। क्वेश्चन ये बता दे कि बी लिमिटेड यानी खरीदने वाली कंपनी ए लिमिटेड यानी बिक रही कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतने के शेयर्स दे रही है, इतना कैश दे रही है, क्लियर क्लियर बता दे, तो हम पीसी बहुत आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी क्वेश्चन ये कहते हैं बी लिमिटेड ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को नेसेसरी इक्विटी शेयर्स दे रही, कितने दे रही नहीं बताया, छुपा लिया, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, तो नेट एसेट मेथड लगेगा, जिसमें पीसी निकालने का फॉर्मूला है एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। जो जो एसेट खरीद लिए उसमें से माइनस कर दो जो जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, और एसेट और लायबिलिटी दोनों यहाँ पर इस फॉर्मूले में अग्रीड वैल्यू पर लेने हैं। अग्रीड वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू लिखी होती है वो। ए प्लस, अब रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ तक, ए प्लस बी इक्वल टू सी, अमेलगमेशन। ए प्लस बी इक्वल टू बी या ए, एब्जॉर्प्शन। ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, एक का ही नाम बदल के दूसरा रख दे तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों की अकाउंटिंग सेम होती है। पीसी, खरीदने वाली कंपनी बिक रही कंपनी के शेयरहोल्डर्स को जब भुगतान करते हैं उसे पीसी कहते हैं। वो या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं, वैसे वो हमें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। उसको ढूंढने के 2 मेथड हैं, नेट पेमेंट और नेट एसेट मेथड। जब उसको ढूंढने के लिए, पीसी को ढूंढने के लिए क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कैलकुलेट हमें हमेशा खुद ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो नेट पेमेंट मेथड, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसके लिए और हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो नेट एसेट मेथड। एसेट टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। अब अगली चर्चा आती है मर्जर और परचेज अमेलगमेशन के चैप्टर के अंदर। ये 2 तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन होता है मर्जर का, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है परचेज का। अब कैसे पता चले कौन सा क्वेश्चन मर्जर का है कौन सा परचेज का है, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। 5 शर्तें हैं, अगर 5 पूरी हुई तो मर्जर का क्वेश्चन बनेगा, मर्जर वाले मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करके चलेंगे, और अगर एक भी शर्त टूटी तो परचेज का क्वेश्चन बनेगा, परचेज वाले मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करके चलेंगे। यानी अमेलगमेशन के क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, मर्जर बेस्ड और परचेज बेस्ड। अगर 5 शर्तें पूरी होती है, 5 की 5 हो, तो मर्जर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, मर्जर के मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे।
एक भी शर्त टूटी तो परचेज बेस्ड क्वेश्चन कहलाएगा और परचेज मेथड के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं परचेज मेथड के हिसाब से या मर्जर मेथड के हिसाब से काउंटिंग, वो सिखाऊंगा बाद में। अब ये देखो पांचों शर्तें कौन सी है जिनके पूरी होने पे मर्जर का क्वेश्चन बनेगा और एक भी टूट गई तो परचेज का क्वेश्चन बनेगा। नंबर पहली शर्त, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब टेक ओवर हो रहे हैं। खरीदने वाली कंपनी, बिक रही कंपनी के सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारे रिजर्व सब टेक ओवर कर रही है। दूसरी शर्त, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स सेम है। बिक रही कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स खरीदने वाली कंपनी में जाकर के भी इक्विटी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। बी ने ए को खरीद लिया तो ए के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स बी में भी जाकर इक्विटी शेयर होल्डर बन रहे हैं। तीसरी शर्त, परचेज कंसिडरेशन में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, अगर फ्रैक्शन शेयर्स आ रहे हैं उसके बदले में कैश दे सकते हो, चलेगा। तीसरी शर्त पूरी ही मानी जाएगी। तीसरी शर्त कहती है पीसी में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हो तो मर्जर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर। हाँ, फ्रैक्शन के लिए, फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश दे सकते हो, शर्त टूटी नहीं, तीसरी शर्त पूरी ही मानी जाएगी। चौथी शर्त, पुरानी कंपनी का बिजनेस, ए का बिजनेस बी कंटिन्यू करेगी, बंद नहीं करेगी। हाँ, नाम ए का मिट जाएगा, बी के नाम से चलेगा, पर बिजनेस पुरानी कंपनी यानी ए का भी जिंदाबाद रहेगा। और नई कंपनी यानी बी ने ए के जो एसेट लायबिलिटी टेक ओवर किए हैं उन्हें वो उसी वैल्यू पर लिख करके चलेगी जिस वैल्यू पर वो ए के यहाँ लिखे हुए थे। बी ने ए को खरीद लिया, अब बी ने ए के जो भी सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए उन्हें वो अपनी बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पर लिखेगी जिस वैल्यू पर वो ए के यहाँ लिखे हुए थे। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीन चीजें हैं। ए प्लस बी इक्वल टू सी अमेलगमेशन, ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए या ए प्लस बी इक्वल टू बी अब्जॉर्प्शन, ए इक्वल टू बी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी को जब कुछ पे करती है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। वो कई बार क्वेश्चन में सीधी सीधी गिवन होती है तो नेट पेमेंट मेथड लगाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है तो नेट एसेट मेथड लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर बोथ एट अग्रीड वैल्यूज। अमेलगमेशन के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक परचेज का, एक मर्जर का। अगर पांच शर्तें पांचों की पांचों पूरी होती हैं तो मर्जर का क्वेश्चन है, एक भी टूटी तो परचेज का क्वेश्चन है। क्या है पांच शर्तें? पहली, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरी शर्त, नई कंपनियों ने बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चली है। तीसरी शर्त, 90% इक्विटी शेयर होल्डर सेम है। चौथी शर्त, पुरानी कंपनी का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड पांचवी और आखिरी शर्त क्या है प्यारे बच्चों? पीसी में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, केवल फ्रैक्शन शेयर्स के बदले में कैश दे सकते हो। पांचों पूरी तो मर्जर का क्वेश्चन, अदरवाइज परचेज का क्वेश्चन। अच्छा, अब सर हमें मतलब किसी भी अमेलगमेशन के क्वेश्चन में पहले ये देख लेना है कि ये पांचों शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। पांचों पूरी हो रही है तो मर्जर का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज परचेज का क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी राइट। तो सर जी अगर मर्जर का क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा और अगर परचेज का क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा? आओ प्यारे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों, चाहे अमेलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, अगर मर्जर का क्वेश्चन बनेगा, अगर मर्जर का क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, अगर परचेज का क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, अब सिखाने जा रहा हूं। सारी की सारी अकाउंटिंग सेम रहती है, चाहे मर्जर का क्वेश्चन हो, चाहे परचेज का क्वेश्चन हो, चाहे पांचों शर्तें पूरी हो रही हो, चाहे पांचों शर्तें ना पूरी हो रही हो, सारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सारा का सारा। केवल और केवल और केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है, केवल और केवल और केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है बच्चा पार्टी, केवल रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है सर जी रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर? आओ बच्चा पार्टी, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट पर अगर मर्जर का केस है तो नई कंपनी के यहाँ सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, मतलब परचेजिंग कंपनी सारे रिजर्व्स को टेक ओवर करेगी और उन्हें अपनी बुक्स में बुक वैल्यू पर यानी उसी वैल्यू पर लिखकर चलेगी जिस वैल्यू पर वो सेलिंग कंपनी के यहाँ लिखे हुए थे ऑलरेडी, और डिफरेंस जर्नल रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है सर। अगर परचेज का क्वेश्चन है, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो नई कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी के यहाँ केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर किए जाएंगे, सारे रिजर्व्स टेक ओवर नहीं किए जाएंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व सॉरी वगैरह वगैरह। यानी अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो नई कंपनी के यहाँ सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व्स नई कंपनी के यहाँ पहुंच जाएंगे बुक वैल्यू पर, डिफरेंस जर्नल रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। अगर परचेज का क्वेश्चन है, पांचों में से कोई शर्त या सारी शर्तें टूट गई है तो नई कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी के यहाँ पुरानी कंपनी के केवल और केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पहुंचेंगे, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये सब केवल और केवल। ओके सर जी। और सर ओल्ड कंपनी के यहाँ चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, ओल्ड कंपनी के यहाँ सारे के सारे रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में चले जाएंगे। किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। दिस इज इट, दिस इज इट बच्चा पार्टी, दिस इज इट। मतलब अगर पांचों शर्तें पूरी हो रही है, मर्जर का क्वेश्चन है, तो
नई कंपनी के यहाँ पुरानी कंपनी के सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे बुक वैल्यू पर, डिफरेंस जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा। परचेज का क्वेश्चन है तो नई कंपनी के यहाँ केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट नई कंपनी के यहाँ। और चाहे मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का क्वेश्चन हो, अगर पुरानी कंपनी की मैं बात करूं, पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी, जो सेलिंग कंपनी, जो अपने आप को बेच रही है, जो खत्म हो रही है, उसके सारे रिजर्व्स उठाओ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इन चीजों के ऊपर, हम क्यों घबराते हो। ये बुक चाहिए सेल्फ स्टडीएबल है, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर लो, पीडीएफ तो पीडीएफ, हार्ड बुक तो हार्ड बुक। इसके साथ लेक्चर्स चाहिए तो 100 नंबर की तैयारी 35 घंटे में करा रहा हूँ केवल। आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट, स्टडीमेट क्वेश्चन, सब कुछ सब कुछ। उसमें ग्लॉसी पेपर पे, कलर पेपर पे चार्ट भी देता हूँ आपको। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा एडवांस अकाउंट्स में। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन कहीं से भी ले सकते हो। कोई इंक्वायरी करनी ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम करो, मैं खुद डील करूँगा, खुद बात करूँगा आपसे उसके बारे में। कोर्स ऐसा है, क्रैश कोर्स, पहली बार भी पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो। सब डिटेल में समझ में आएगा। बहुत तरीके से बनाया है, बहुत दिमाग से बनाया है, बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम। ये इम्पैक्ट बुक है आपके सामने, इसे ले लो, इससे सेल्फ स्टडी में ही हो जाएगा 2-3 दिन में पूरा एडवांस अकाउंट। ये इसके तो फ्लो चार्ट बना रखे हैं इसमें। ओके सर जी, ओके सर जी। और भैया उधर सुपर 60 क्वेश्चन बैंक और सुपर 100 क्वेश्चन बैंक बनाए हैं 2, जो मैं अभी 35 घंटे में 100 नंबर की तैयारी बता रहा हूँ ना, वहाँ उन क्वेश्चन बैंक के थ्रू तो कलेश ही खत्म है। मैं कह रहा हूँ अब तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, कैसी तुम्हारी जरूरत, कैसी तुम्हारी नहीं है। हमारे पास तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी है, वहाँ 110 घंटे में पूरा डिटेल में सब कराते हैं, जैसी आपकी जरूरत। वहाँ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, टेस्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। चलो तो बच्चा पार्टी, 5 शर्तें पूरी हुई तो मर्जर, एक भी टूटी या ज़्यादा टूटी तो परचेज। अब चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, कोई सा भी केस हो, ओल्ड कंपनी के यहाँ सेलिंग कंपनी का, जो कंपनी बिक रही है, खत्म हो रही है, सारे रिजर्व उठाओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालो। केवल रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। नई कंपनी के यहाँ अगर मर्जर का केस है तो सारे रिजर्व टेक ओवर होंगे बुक वैल्यू पर, डिफरेंस जनरल रिजर्व से एडजस्ट होगा। अगर परचेज का क्वेश्चन है तो केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, जिसके एग्जांपल है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व वगैरह 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 वगैरह। ठीक है सर, ठीक है सर। इनके थ्रू क्वेश्चन सब करेंगे भाई, सब करेंगे, बताया तो आपको, सब करेंगे। ओके सर जी। डेली स्कोर 100/100, इम्पैक्ट बुक, रिवीजन लेक्चर, पूरे रिवीजन फ्री में यूट्यूब पे 4 वीडियो 2 शॉर्ट डाल रहा हूँ भाई साहब। एक लाइक डिजर्व करता हूँ आपका, कर देना अगर आपको जेन्युइन नहीं लगे बंदा मेहनत कर रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी आपको दिल से लगना चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, और 8 बजे रात को जो प्रीमियर में रोज़ यूट्यूब पे वीडियो करा रहा हूँ रिवीजन की पूरी कंप्लीट, सितंबर 26 के लिए सी इंटर एडवांस अकाउंट्स, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। चाहे मेरे स्टूडेंट हो तो भी, ना हो तो भी, टेलीग्राम पे फ्री डाउट लूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करो। सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में, यानी सेलिंग कंपनी की बुक्स में जो जनरल एंट्री होगी वो किस सीरीज में होगी। ओल्ड कंपनी यानी सेलिंग कंपनी क्या कर रही है, वो अपने आप को दूसरे को बेच रही है, वो बिक रही है, खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। समाप्त होने का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट खाली हो जाना, बैलेंस शीट से सारे एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व, कैपिटल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अकाउंट्स में बिजनेस बंद करने का मतलब वो नहीं होता जो हम और आप जानते हैं कि बाहर आए, शटर डाला, ताला लगाया, घर चले गए, आज हो गया बंद। नहीं, अकाउंट्स में बिजनेस बंद करना, सेल करना कंपनी को खत्म कर देना, उसकी आईडी मिटा देने का मतलब होता है उसकी बैलेंस शीट खाली कर देना, यानी बैलेंस शीट के एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व खत्म कर देना। वो करना है हमें जनरल एंट्री। वो कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं। एक थैला उठाते हैं बच्चा पार्टी, हम अपने आप को दूसरे को बेच रहे हैं ना, बोले यस सर, नो, यस सर, हम अपने आप को दूसरे को बेच रहे हैं। एक थैला उठाते हैं, ये थैला उठाया हमने, क्या करेंगे, हम अपनी कंपनी दूसरे को बेच रहे हैं, हम अपने एसेट, लायबिलिटी, सब रिजर्व वगैरह सब दूसरे को सौंप रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप पे अपने एसेट्स उठाएंगे, इस थैले में डालेंगे, अपनी लायबिलिटीज उठाएंगे, इस थैले में डालेंगे। एसेट, लायबिलिटी सब उठा दिया, अब रिजर्व्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं हम। वो मैंने बताया था आपको मर्जर और परचेज का केस जो बताया था कि मर्जर में सारे रिजर्व चले जाएंगे, और अपना इसमें परचेज वाले क्वेश्चन में अगर 5 में से कोई शर्त टूटी है, परचेज का क्वेश्चन है, तो स्टैट्यूटरी वाले रिजर्व जाएंगे, वो भी डाल दिए। ये सब इसमें डाला थैले में, और ये थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा देंगे। हमने अपने एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व सामने वाली कंपनी को दे दिए, एसेट, लायबिलिटी और रिजर्व सामने वाली कंपनी को दे दिए। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, अब सामने वाली कंपनी से हम पीसी प्राप्त करेंगे, परचेज कंसिडरेशन। भाई हमने अपना सब कुछ उसे दे दिया, अब वो हमें क्या देगी,
पीसी परचेज कंसिडरेशन, जो खरीदने के बदले वो पेमेंट करेगी वो आएगी हमारे पास, उसमें हमारे पास कैश आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा। तो उसने हमें कुछ दिया, वहां से भी कुछ आया, अब मैंने खोल के देखा क्या आया, कैश है, इक्विटी शेयर आए, प्रेफरेंस शेयर आए हैं, ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाऊंगा, मैं तो बिचौलिया हूं, कंपनी तो बिचौलिया है, असल माल जो गया एसेट लायबिलिटीज वो किसके थे, शेयर होल्डर्स के। अब मैं प्रेफरेंस होल्डर को बुलाऊंगा, उनको उनका कैश और प्रेफरेंस शेयर दे दूंगा जो उनके लिए आया है, फिर इक्विटी होल्डर को बुलाऊंगा, उनके लिए जो कैश और इक्विटी शेयर्स आए वो उनको दे दूंगा और मैं खाली हो जाऊंगा। मैं यानी कंपनी की बैलेंस शीट खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्या किया, बैलेंस शीट में से एसेट डाले, लायबिलिटी डाले, रिजर्व। बैलेंस शीट में 4 चीज होती है, एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व और कैपिटल। तो बैलेंस शीट में से एसेट, लायबिलिटी और रिजर्व उठा के इसमें डाले, सामने वाली कंपनी को दे दिए, सामने वाली कंपनी से पीसी ले ली, और वो पीसी कैपिटल रह गई थी, थैले में नहीं डाली थी, कैपिटल होल्डर्स को दे दी, उनका हिसाब भी क्लियर कर दिया, पहले प्रेफरेंस को फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और मैं खाली। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर जी मर्जर के केस में चलो समझ में आता है, इसमें एसेट, लायबिलिटी, रिजर्व सारे चले गए, परचेज के केस में एसेट, लायबिलिटी तो चले जाएंगे पर रिजर्व्स तो केवल स्टैट्यूटरी वाले जाएंगे, बाकी रिजर्व तो रह जाएंगे, उनका क्या करेंगे, अरे बताया था उस लेक्चर में। ओल्ड कंपनी के यहाँ परचेज के केस में रिजर्व्स का क्या होगा, जो बच गए हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से राइट ऑफ होंगे, कुछ लायबिलिटी प्रपोर्शन है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। उसके लिए क्वेश्चंस के लेक्चर देखो ना तुम, पहले तो ये बुक ले लो पीडीएफ, तो पीडीएफ, हार्ड बुक तो हार्ड बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और क्वेश्चंस के लेक्चर पाने के लिए पूरे 100 नंबर की तैयारी मात्र 35 घंटे में रिवीजन बैच में, विद आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, हार्ड बुक सब। नॉमिनल प्राइस में इतना कम तुम सोच नहीं सकते। डीएम करो नंबर पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां भी लिंक है, वो भी आप विद पीडीएफ डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हो वो बैच भी। और डिटेल चाहिए जनवरी 27 मई 27 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच पूरा डिटेल में, जिसमें एक एक क्वेश्चन स्टडी मेट का, रिवीजन वाले में तो 60 और 100 160 क्वेश्चन है टोटल, एग्जाम ओरिएंटेड में एक एक लेक्चर है, एक एक क्वेश्चन है, स्टडी मेट का, आरटीपी का, पीवाईक्यू का, एमसीक्यू का, उसमें टेस्ट मैं चेक करके देता हूँ खुद। हार्ड बुक 4 और एक 5 है, वो ले लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक है, डेमो सारे यूट्यूब पे पड़े सबके। तो भाई फायदा उठाओ, फायदा उठाओ, ठीक है सर, ठीक है सर। तो जो रिजर्व रह जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से राइट ऑफ हो जाते हैं। कोई एसेट, लायबिलिटी पुरानी कंपनी ने थैले में डाल के नई कंपनी को नहीं दी, वो खुद बेच देगी उसको, वो खुद बेच देगी उसको बाहर मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट डालेंगे थैले में, रियलाइजेशन, ऐसे थैले का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट डाल दिए, फिर इसमें ये लो पहले एसेट डाल दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर लायबिलिटी डाल दी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब एसेट डाल के खत्म कर रहे हो, बेच रहे हो तो एसेट क्रेडिट होगा, लायबिलिटी डाल के बेच रहे खत्म कर तो लायबिलिटी डेबिट होगी, और डबल एंट्री पूरी करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। फिर क्या किया, फिर सर आप तो रिजर्व्स भी डाल रहे थे, रिजर्व क्यों नहीं डाले, अरे वो जब इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर बुलाते हैं ना जनरल एंट्री में, उनके उसी टाइम पे हिसाब कर देते हैं रिजर्व्स पे, रिजर्व्स पे भी तो मालिकों का अधिकार होता है। ओके सर, ये सामने वाली कंपनी को पकड़ा दिया, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, थैला सामने वाली कंपनी को दे दिया, बायर कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता को डेबिट करते हैं, यहाँ प्राप्तकर्ता कौन है, थैला कौन प्राप्त कर रहा है, बायर कंपनी को डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन। उसके बाद बायर कंपनी से प्राप्त किया पीसी, कैश आया, इक्विटी शेयर आया, प्रेफरेंस शेयर आए, थैले के बदले सामान के बदले का उनसे पैसा, शेयर्स ले लिए, पैसा और शेयर्स ले लिए। फिर क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाएंगे, प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे हमारी कैपिटल के पैसे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू कर दी। अगर कुछ डिफरेंस है, मतलब उनकी कैपिटल कम थी वहां से पैसा ज्यादा आया, रिवर्स केस है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट में तो उतनी कैपिटल आएगी जितनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने लगा रखी थी सेलिंग कंपनी के अंदर, आगे से हो सकता है पैसा और शेयर्स मिला के ज्यादा आ गए हो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में उतना अमाउंट आएगा जो आगे से आया है उनके लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जितना पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने सेलिंग कंपनी में लगा रखा था। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या आएगा, जितना उनके लिए पीसी में पैसा और शेयर्स आए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट कर देना। ये ड्यू की एंट्री हो गई, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट, उनका कैश उन्हें दे दो, उनके जो शेयर्स आए वो दे दो, टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाओ, वो क्या मांगेंगे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स मांगेंगे, रिजर्व्स पे इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है, वो रिजर्व्स का पैसा भी मांगेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर उनको पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश जो उनके लिए आया वो दे दो, इक्विटी शेयर्स जो आए उनके लिए वो दे दो, बस। हाँ, एक बात का ध्यान रखना आपको, सर कौन सी बात का ध्यान रखना हमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करने के और पे करने के बीच में रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू कैश, इन दोनों के बीच में रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस हो, डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, डेबिट बैलेंस हो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म कर देना।
उसमें जो भी बैलेंस बच रहा हो उसे इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, तभी तो खत्म होगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर। अगर उसमें डेबिट बैलेंस बचा है तो इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नीचे लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री जरूर कर देना 5वें नंबर पे। एसेट को बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए तुमने कोई सी अपॉइंट किया था, उसको फीस दे रहे हो, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश बैंक, कैश बैंक ओल्ड कंपनी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, अभी तुमने पेमेंट बायर कंपनी से करवा ली और अभी पेमेंट बायर कंपनी ने करी है, एक मिनट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री होगी सेलिंग कंपनी की बुक्स में, ओल्ड कंपनी की बुक्स में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चा पार्टी कि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बायर कंपनी पे करेगी, नई कंपनी पे करेगी, हमें पे नहीं करनी। तो ऐसे केस में वही पे करेगी, वही एंट्री पास करेगी, हमें नहीं करनी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि एग्रीमेंट में लिखा था कि नई कंपनी पे करेगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसका फोन आया तुम्हारे पास, वो कह रही है अभी तुम दे दो, बाद में हम दे देंगे, हमारे पास है नहीं। तो उस केस में जब हम पे करेंगे पहले तो बायर कंपनी टू कैश, जब भी पेमेंट होगी कैश क्रेडिट होगा, और फिर थोड़े समय बाद उससे पैसा प्राप्त कर लेंगे, कैश टू बायर कंपनी। यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश बैंक, ओल्ड कंपनी सेलिंग कंपनी हम पे करेंगे। जब एग्रीमेंट में लिखा था हम पे करेंगे, हमने ही पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एग्रीमेंट में लिखा था बायर कंपनी पे करेगी, उसने ही पे किया, हमारे यहाँ नो एंट्री। एग्रीमेंट में लिखा था वो पे करेंगे, पर अभी के लिए हमने पे कर दिया है, अभी के लिए हमने पे कर दिया, तो बायर कंपनी टू कैश, फिर बाद में ले लेंगे कैश टू बायर कंपनी। तो एक तो ये एंट्री आ गई, दिस इज इट, खत्म। और अंत में प्रेफर इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट खुद ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए, तो समझ लो सारा काम तुमने ठीक किया। ये हो गई ओल्ड कंपनी की है एंट्रीज बच्चा बैठी। एसेट में थैले में एसेट डालो, रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी डालो, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। उसके बाद सामने वाली कंपनी को दे दो थैला, बायर कंपनी टू रियलाइजेशन, फिर उनसे पीसी ले लो, कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर टू बायर कंपनी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दो, खुद पे कर रहे हो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, सामने वाला के बदले में पे कर रहे हो तो बायर कंपनी टू कैश, और फिर उनसे ले लो कैश टू बायर कंपनी। फिर प्रेफरेंस होल्डर को बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर को बुलाओ, उनसे पूछो क्या चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर, डिफरेंस रिलेशन अकाउंट में डाल दो। उसके बाद उनकी पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी होल्डर को बुलाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और एंड में इक्विटी शेयर अकाउंट को पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर से न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। सर आपने वो पॉइंट छोड़ दिया सर, कई बार सामने वाली कंपनी हो सकता है कोई एसेट लायबिलिटी टेक ओवर ना कर रहे हो, हमें खुद ही उसे ट्रीट करके चलना है। क्वेश्चंस में आएंगे यार, सब कुछ भी अब कॉन्सेप्ट में नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन भी कोई चीज़। अच्छा जी, न्यू कंपनी जर्नल एंट्रीज, न्यू कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे ए ने सेल कर दिया अपने आप को टू द कंपनी बी, तो ए हुई सेलर कंपनी और बी हुई बायर कंपनी। ए को हम ओल्ड कंपनी कहते हैं, बी को न्यू कंपनी कहते हैं। ए को ट्रांसफरर कंपनी भी कहते हैं, अमेलगमेटिंग कंपनी भी कहते हैं, और बी को ट्रांसफरी कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है सर, हम ओल्ड और न्यू कह लेते हैं। तो ओल्ड के यहाँ एंट्री, सेलिंग कंपनी के यहाँ एंट्री, वेंडर कंपनी के यहाँ एंट्री क्या बताई थी आपको, पहले थैले में रियलाइजेशन में एसेट डालो, लायबिलिटी डालो, बायर कंपनी को दे दो, उनसे पीसी ले लो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दो, प्रेफरेंस होल्डर को बुलाओ, उनको पीसी दे दो, इक्विटी होल्डर को बुलाओ, उनको पीसी दे दो, और इक्विटी होल्डर को पीसी देने से पहले रियलाइजेशन का बैलेंस इक्विटी होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, और अगर कोई रिजर्व सामने वाली कंपनी टेक ओवर नहीं किया तो इक्विटी होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये सिखाया था आपको। तो ऐसे ही बता देता हूँ न्यू कंपनी क्या जनरल एंट्रीज किस प्रकार से होगी। न्यू कंपनी क्या कर रही है, परचेजिंग कंपनी क्या कर रही है, पहले बिजनेस खरीद रही है, पहले बिजनेस खरीद रही है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह, हाँ, फिर उसको पेमेंट कर रही है बिजनेस खरीदने के बदले में। दिस इज इट, ये तो बहुत ही आसान है। तो नई कंपनी की एंट्रीज तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इतनी आसान है कि तुम सोच नहीं सकते। पहले तो बिजनेस खरीदने की एंट्री कि भाई बिजनेस खरीद लिया, पहले बिजनेस खरीदने की एंट्री, बिजनेस खरीद डाला, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस खरीद लिया। आपने रूल पढ़ा होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस आ गया पूरा हमारे पास, डेबिट कर दिया, बिजनेस खरीद लिया, और जिससे खरीदा उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों, अरे जिससे बिजनेस खरीदा हमने, अब वो हमारी लायबिलिटी है। क्यों, वी वुड हैव टू पे द अमाउंट, पे द परचेज कंसिडरेशन टू सच अ कंपनी। जिससे हमने बिजनेस खरीदा है वो अब हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें उसे पीसी पे करनी है, और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, इसलिए वेंडर कंपनी या बोलूं ओल्ड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। न्यू कंपनी की बुक्स में ओल्ड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी। बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस आ गया, किसने दिया,
ओल्ड कंपनी यानी वेंडर कंपनी, उसका नाम लिखना है वेंडर कंपनी। जो भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड कंपनी होगी उसका नाम को क्रेडिट करना है, 2A लिमिटेड, बी लिमिटेड, जो भी होगी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड कंपनी। ठीक है सर। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में खोल के लिख रहे हैं कि बिजनेस खरीदा है पर उसमें क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदे, डिटेल दे रहे हैं दूसरी एंट्री में। भाई पहली एंट्री में तो सीधा लिख दिया कि पूरा बिजनेस खरीद लिया सामने वाली कंपनी से, वेंडर कंपनी से। अब दूसरी एंट्री में थोड़ा डिटेल दे रहे हैं कि बिजनेस खरीदा है तो कौन से एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज हमारे पास आए हैं। जो जो एसेट्स खरीद लिए वो डेबिट, जो जो लायबिलिटीज खरीद ली वो क्रेडिट। और बिजनेस परचेज अकाउंट जिसे पहली एंट्री में डेबिट किया था उसे अब क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, वो खत्म हो गया। क्यों, बिजनेस परचेज एक थैला है, पहली एंट्री में हमारे पास आया थैला, थैला अकाउंट, वही थैला जो ओल्ड कंपनी ने हमें दिया था, वही थैला जो ओल्ड कंपनी ने हमें दिया था। तो हमने थैला ले लिया पूरा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। फिर दूसरी एंट्री में उस थैले में को हमने खोल दिया, उसमें सामान बाहर निकाल लिया, एसेट टू लायबिलिटीज। अब थैले का क्या करोगे, फेंको। जो उसमें से एसेट लायबिलिटी बाहर निकाल ले तो थैले का क्या करना है, फेंको, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, यानी बिजनेस परचेज अकाउंट को कर दो क्रेडिट। ओके सर जी, ओके सर जी। और प्यारे बच्चों अब सुनो बहुत ध्यान से, जैसा मैंने आपको बताया था कि मर्जर अगर पांचों शर्तें पूरी हैं तो मर्जर का एक शर्त कौन सी होती थी, सारे रिजर्व टेक ओवर हो रहे हैं। तो अगर मर्जर का केस है, पांचों शर्तें पूरी है, तो यहां पे रिजर्व्स भी आएंगे, क्योंकि मर्जर की एक शर्त क्या कहती है, हाँ जी, तो जो मर्जर की पांचों शर्तें हैं उनमें से एक शर्त क्या है, सारे रिजर्व्स टेक ओवर हो रहे हैं। तो अगर पांचों शर्तें पूरी हो रही होंगी तो ये वाली शर्त भी पूरी होगी कि सारे रिजर्व्स टेक ओवर हो रहे हैं। तो मर्जर के केस में सारे रिजर्व्स यहाँ इसी एंट्री में लिखेंगे, टू रिजर्व्स के नाम से। अगर मर्जर का क्वेश्चन है, पांचों शर्तें पूरी हैं तो सेकंड एंट्री में। अगर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा परचेज का, यानी पांचों में से कोई शर्त टूटी है, तो ऐसे केस में सेकंड एंट्री में केवल यही रहेगा, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, और एक अलग एंट्री पास होगी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, क्योंकि केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व ही टेक ओवर होते हैं परचेज के केस में, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये सब वगैरह वगैरह। सर अगर सेकंड एंट्री में एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, इतना करने के मतलब अब परचेज का क्वेश्चन है तो मैंने बताया सेकंड एंट्री में क्या आएगा, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज। और सर डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस है तो अगर डेबिट साइड छोटी है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्रेडिट में कोई कमी आ रही है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अगर मर्जर का क्वेश्चन है और सेकंड एंट्री आपने ये पास करी है, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज टू रिजर्व्स, ऐसे केस में जो भी डिफरेंस है वो जनरल रिजर्व अकाउंट से आप एडजस्ट करके चलोगे। और तीसरे नंबर पे क्या करना है, कुछ नहीं, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर दो। पहले नंबर पे बिजनेस कर लिया, बिजनेस परचेज टू वेंडर कंपनी, दूसरे नंबर पे एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज कर दिया। और अगर मर्जर का क्वेश्चन है टू रिजर्व्स भी आ जाएगा, परचेज का क्वेश्चन है तो एंट्री अलग आ जाएगी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और अगर मर्जर का क्वेश्चन है तो डिफरेंस जर्नलिज्म में जाएगा सेकंड एंट्री में, और अगर परचेज का क्वेश्चन है तो सेकंड एंट्री का जो भी डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट का वो गुडविल और कैपिटलिज्म में जाएगा। उसके बाद पीसी पे कर दो, वेंडर कंपनी को बुलाओ, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, उनको जो कैश दे रहे हो वो कैश दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, शेयर अगर प्रीमियम पे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और प्यारे बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर ओल्ड कंपनी पे कर रही है तो वो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, न्यू कंपनी अगर पे कर रही है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, जो भी सेकंड एंट्री में निकल करके आया था, गुडविल तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व, वहां से राइट ऑफ होगा। कई बार क्या होता है, पुरानी कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को नई कंपनी अपने यहाँ डिवेंचर्स दे देती है, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर्स इन वेंडर कंपनी, पुरानी कंपनी के डिवेंचर्स डेबिट, जो भी ऊपर आपने सेकंड एंट्री में लिए थे। यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, इस एंट्री में आपने सामने वाली कंपनी के डिवेंचर्स भी टेक ओवर किए थे, जो पुरानी कंपनी के डिवेंचर्स थे, ओल्ड डिवेंचर्स, अब उनको आप अपनी कंपनी के डिवेंचर्स दे रहे हो, तो क्या करोगे, ओल्ड डिवेंचर्स डेबिट टू न्यू डिवेंचर्स। ये तो इंटरनल लीको में भी ट्रिक बताई थी, पुरानी चीज डेबिट, नई चीज क्रेडिट, खत्म। रिवाइज करा देता हूँ, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, अगर मर्जर का क्वेश्चन है टू रिजर्व भी आ जाएगा, अगर परचेज का क्वेश्चन है अमेलगमेशन रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। सेकंड एंट्री का डिफरेंस अगर मर्जर का क्वेश्चन है जर्नलिज्म में जाएगा, अगर परचेज का क्वेश्चन है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में जाएगा, डेबिट में डिफरेंस है तो गुडविल डेबिट, क्रेडिट कम है तो टू कैपिटल रिजर्व। उसके बाद पीसी पे कर दो, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आया था उससे टू कैश अकाउंट। और अगर पुरानी कंपनी के डिवेंचर्स जो भी आपने सेकंड एंट्री में टेक ओवर किया उनको आप नए डिवेंचर्स दे रहे हो तो ओल्ड डिवेंचर्स डेबिट, डिवेंचर इन वेंडर कंपनी डेबिट टू न्यू डिवेंचर्स अकाउंट। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दो। इम्पैक्ट बुक लेनी, इम्पैक्ट बुक ले लो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री डाउट मैं वहां पर आपके लेकर के चल रहा हूँ, फ्री डाउट्स हम लेकर के चल रहे हैं। और यूट्यूब पे जैसे मैंने बताया लाइव रहूंगा एग्जाम डेज में, पूरा आपका फ्री डाउट्स लेकर के चलूंगा।
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी वर्थ इट है। 30 घंटे में पूरी तैयारी के लिए डीएम कर देना, इम्पैक्ट बुक पाने के लिए डीएम कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो बच्चा पार्टी, सीए इंटर सितंबर 26, एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट रिवीजन, पूरे 100 नंबर की तैयारी 35 घंटे में, एक और खूबसूरत लेक्चर, बहुत बहुत स्वागत। अमेलगमेशन की बारी है बच्चा पार्टी। जैसा आप जानते हैं इस सीरीज़ के अंदर हम सब कुछ करा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट, स्टडी मेट के सेलेक्टेड क्वेश्चन, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ 35 घंटे में स्क्रैच से। पहली बार पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। पूरा का पूरा करिकुलम 35 घंटे में कराते हैं, जिसमें से 15 घंटे यूट्यूब पे रहता है, 20 घंटे पेड वर्जन में रहता है। पेड वर्जन का प्राइस बहुत ही लो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पर जो 15 घंटे रहते हैं वो कॉन्सेप्ट स्टडी मैट के क्वेश्चंस वाला पार्ट होता है। पेड वर्जन में जो 20 घंटे हैं उसमें आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू लेक्चर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल फ्लैट टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, गाइडेंस, मेंटोरशिप, नोट्स की हार्ड कॉपी, जो एक ग्लॉसी कलर चार्ट आपके घर पे पहुंचता है, वो सब अवेलेबल रहता है। ओके सर, शुरू करते हैं आज अमेलगमेशन। मैंने बनाया है मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन के लिए सुपर 60 क्वेश्चन बैंक और एएस के लिए सुपर 100 क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर आज अमेलगमेशन के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम शुरू करेंगे। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हवा में सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। इनको सेलेक्ट करने का ऐसा तरीका है कि इन क्वेश्चंस में सारा कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाता है, कुछ भी छूटता नहीं है। तो मैंने कहा पहली बार पढ़ोगे तो भी पार जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अनाउंसमेंट सुन लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करके हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री डाउट्स मैं वहीं लेता हूँ। और आखिरी 8 से 10 दिन में यूट्यूब पर लाइव रहने वाला हूँ, जब भी जागूंगा 24/7 आप लोगों का डाउट लूँगा केवल बैठ करके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो। सबसे पहले मैंने आपको अमेलगमेशन का कॉन्सेप्ट करा दिया पूरा, जिसमें मीनिंग बता दिया अमेलगमेशन का, परचेज कंसिडरेशन बता दिया, उसके मेथड्स के बारे में बात की, मर्जर परचेज बता दिया, उनका ट्रीटमेंट कहाँ अलग होता है वो बता दिया, ओल्ड न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज के बारे में बात कर ली। कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद ही आज का लेक्चर्स देख रहे होगे, अदरवाइज ना फ़ायदा होगा ना मज़ा आएगा। ओके सर जी, अभी एक ऐसा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें आपकी सारी जर्नल एंट्रीज, ओल्ड और न्यू कंपनी दोनों, और आपका परचेज कंसिडरेशन ये कवर अप हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनमें मर्जर परचेज आ जाएगा, फिर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, फिर पीवाईक्यू, ऐसे करके सब करा देंगे आपको, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। सबसे पहले शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से, लेके प्रभु का नाम टनने 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 ने। मैं बहुत ही रिलैक्स मोड में हूँ आज बच्चा पार्टी। यस सर जी, नज़र आ रहा है आप काफ़ी रिलैक्स मोड में हैं। यस सर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है जो हमारा 1 और 11 बैच, जनवरी 27 मई 27 के लिए। आप लोगों के लिए भी यही लेक्चर है हमारा, सेम टू सेम लेक्चर आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। ओके सर, तो इक्का दुक्का लेक्चर यूट्यूब पर भी हम डाल देते हैं प्रमोशन वगैरह के लिए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर जी। इलस्ट्रेशन नंबर 5, वाई लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड हुज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज एज अंडर। वाई लिमिटेड ने बिजनेस खरीद लिया है जेड लिमिटेड का, तो यहाँ पर ओल्ड कंपनी कौन? जेड लिमिटेड। न्यू कंपनी कौन? वाई लिमिटेड। सेलर कंपनी कौन? जेड लिमिटेड। बायर कंपनी कौन? वाई लिमिटेड। और जेड लिमिटेड यानी जो कंपनी खत्म हो रही है, बिक रही है, अपने आप को सौंप दे रही है दूसरे को, उसकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, बैलेंस शीट दे दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वाई लिमिटेड यानी बायर कंपनी विल टेक ओवर ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स ले लेगी जेड लिमिटेड के, एंड लायबिलिटीज, और सारी लायबिलिटीज भी ले लेगी। हाँ, एसेट्स में कैश छोड़ देगी, कैश टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। लायबिलिटीज में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को टेक ओवर नहीं किया जा रहा है, यानी एक एसेट और एक लायबिलिटी ऐसा है जिसे बायर कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट्स, और वाई लिमिटेड यानी बायर कंपनी अब सामान खरीदेगी तो पेमेंट भी करेगी ना। हाँ, तो फॉलोइंग पेमेंट्स की जा रही है। 2 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है 7% डिवेंचर्स इन वाई लिमिटेड फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड। ई डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ 105। मतलब जेड लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को कुछ पेमेंट कर रही है वाई लिमिटेड। चलो देख लेंगे इसको भी, ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। उसके बाद नंबर 2, फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड के हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 10 रुपया कैश और एक
वाई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर। सुनो ध्यान से, मैं हूँ वाई लिमिटेड, तुम हो जेड लिमिटेड, मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीद लिया, तुम्हारे एसेट लायबिलिटी खरीद ले, कैश और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दो चीज़ नहीं ली तुमसे, बाकी सब कुछ ले लिया, तो अब तुम मुझसे पैसा मांगोगे कि नहीं मांगोगे? तुम्हारे यानी जेड लिमिटेड के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मुझसे पैसा मांगेंगे नहीं? बिल्कुल, मैंने उनका बिजनेस खरीद लिया, तो पहले मैं बुलाता हूं तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और उनसे कहता हूं तुम्हें 10 रुपया कैश दूंगा हर एक शेयर के बदले में, और हर एक शेयर के बदले में अपनी कंपनी का भी प्रेफरेंस शेयर दूंगा। यानी जेड लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में वाई लिमिटेड का भी प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है 9% वाला, और 10 रुपया कैश भी मिल रहा है साथ में। अब मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाता हूं, उनको क्या दे रहा हूं? 20 रुपया कैश और एक इक्विटी शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 140 है। यानी जेड लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर जो उनका है जेड लिमिटेड में, उसके बदले में एक शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड का 140 रुपये मार्केट वैल्यू वाला, और 20 रुपये नगद भी मिलेगा हर एक शेयर के बदले में। लिक्विडेशन एक्सपेंस, जेड लिमिटेड बंद हो गई तो उसके एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए तुमने प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, उसे फीस दी तुमने, 12,500 एक्चुअल खर्चा हुआ, जिसमें से 10,000 वाई लिमिटेड रीइंबर्स करेगी। देख लेंगे ये भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वाई लिमिटेड यानी बायर कंपनी ने जो लैंड बिल्डिंग ली है उसे 550 पे लिखा है अपनी बुक्स में, प्लांट मशीनरी को 650 लगाया है और पेटेंट्स को 20,000 लगाया है। ठीक है, जेड लिमिटेड कह रही थी मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की ये वैल्यू, प्लांट मशीनरी की वैल्यू, पेटेंट की ये वैल्यू। वाई लिमिटेड ने कहा सुन मैं बताऊंगी जो वो वैल्यू फाइनल है। उन्होंने कहा ठीक है, जेड ने कहा ठीक है, तय हो गया। अब आपको क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, देयर आफ्टर ओल्ड कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है, देयर आफ्टर न्यू कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। दिस वुड बी द प्रोसेस, दिस वुड बी द प्रोसेस। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बहुत तहजीब से, बहुत आराम से, बहुत तरीके से। अब सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे मेरे साथ साथ और लिखना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन 5 कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। लिखो बच्चा पार्टी। सॉल्यूशन नंबर 5 कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पहले पीसी निकालेंगे, फिर ओल्ड कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे, फिर न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री करेंगे। ओके सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि पीसी निकालने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। यस सर जी, कौन कौन से दो मेथड बताए थे बच्चा पार्टी मैंने आपको? सर आपने जो दो मेथड बताए थे वो अलग अलग बताए थे आपने। हाँ, एक बताया था आपने नेट पेमेंट मेथड, बिल्कुल ठीक, और एक बताया था आपने नेट एसेट मेथड, एक एनपीएम और एक एनएम। अब हमें कैसे पता चले किसमें कौन सा लगेगा? तो बच्चा पार्टी मैंने इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट के लेक्चर में बताया था कि अगर क्वेश्चन में सारा डाटा दे रखा है परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा, और कुछ भी डाटा मिसिंग है तो फिर नेट एसेट मेथड हम लगा करके चलेंगे। बिल्कुल सर आपने बताया था, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो ये बताओ परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या बताया था? सर आपने बताया था खरीदने वाली कंपनी जब बिक रही कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट करती है उसी को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर खरीदने वाली कंपनी कौन है? वाई लिमिटेड। बिक रही कंपनी कौन है? जेड लिमिटेड। तो जब वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड को खरीद रही है और जब वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड को खरीदने के बदले में जेड लिमिटेड के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो जो भी चीज पे करेगी वो पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन में आएगा। वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को जो देगी वो पीसी में नहीं आएगा। पीसी का मतलब है मालिकों को क्या पेमेंट की जा रही है उतना अमाउंट। ओके सर, मालिकों को क्या पेमेंट की जा रही है? दैट इज द अमाउंट ऑफ पीसी। तो बताओ भैया, मालिकों को क्या पेमेंट की जा रही थी? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10 रुपए कैश दे रहे थे और शेयर्स दे रहे थे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी 20 रुपए कैश दे रहे थे और एक शेयर के बदले एक शेयर दे रहे थे। यानी सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद थी सर, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर मिसिंग नहीं था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, मैंने आपको बताया अगर कुछ भी मिसिंग नहीं है तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे नेट पेमेंट मेथड। तो जो तुमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसके ब्रैकेट में लिख दो नेट पेमेंट मेथड। लिखो फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन और ब्रैकेट में लिख दो नेट पेमेंट मेथड। यस सर। अब ऐसा फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ, पेमेंट टू
पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट ब्रैकेट में रुपये। ये नेट पेमेंट मेथड का फॉर्मेट है। इसमें हमें पता चल जाएगा क्या क्या पेमेंट की जा रही है। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स, अमाउंट। ठीक है सर। पेमेंट टू मतलब किसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट इन मतलब क्या पे कर रहे हैं, फिर उसकी थोड़ी कैलकुलेशन और फाइनल अमाउंट लिखो जल्दी। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स, अमाउंट। नेट पेमेंट मेथड से पीसी कैसे आती है, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स, अमाउंट। एक फैकल्टी है बड़ा जो है रंगीन अंदाज में इसी टाइप की हरकतें करते हुए पढ़ाते हैं, उनकी याद आ गई मुझे। अनअकैडमी पर पढ़ा है उन्होंने काफ़ी समय तक, सी इंटर एडवांस अकाउंट्स। हाँ जी, तो पहले देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट कर रहे हैं। जो जेड लिमिटेड के 6% वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पीसी में क्या मिल रहा है वाई लिमिटेड की तरफ से। उनको पीसी में क्या मिल रहा है वाई लिमिटेड की तरफ से। दो चीज़ मिल रही थी सर, एक कैश और एक वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर जो कि 9% वाले हैं। हाँ, जेड लिमिटेड के यानी पुरानी कंपनी के 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मालिकों को नई कंपनी में कैश मिल रहा है नई कंपनी से, और नई कंपनी के 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एसेट वगैरह बेचे ना, उनको तो बदले में मिलेगा ही मिलेगा। बेच मेरे एसेट तुझे कैश प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। यस सर। नहीं, मेरे से उनकी होड़ नहीं हो पाएगी, आई डोंट थिंक सो। सबका एक फ्लेवर होता है, फ्लेवर होता है। होड़ करनी भी काहे रे बाबा, होड़ करनी भी काहे। आओ जी, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे जेड लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे। जेड लिमिटेड में 4000 प्रेफरेंस शेयर्स थे बच्चा पार्टी। ये वर्किंग करेंगे हम थोड़ी सी, लिखिए 4 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जेड लिमिटेड की, क्वेश्चन में दे रखी है, और एक शेयर 100 रुपए का है। तो 4 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक प्रेफरेंस शेयर 100 का है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 4000। पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स की वर्किंग कर ली, कितने शेयर्स हैं 4000। ठीक है सर। तो कैश कितना मिल रहा है, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपए। तो 4000 शेयर्स के बदले में 10 रुपए यानी कितना हो गया, 4000 इंटू 10, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए। 4000 इंटू 10, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है सर। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने मिल रहे हैं, एक के बदले एक। तो 4000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले कितने मिलेंगे, 4000 प्रेफरेंस शेयर्स, और वाई लिमिटेड का एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, तो 4000 इंटू 100, 4 लाख। तो भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो मिल रहे हैं 40,000 रुपए नगद और 4 लाख रुपए के शेयर्स पीसी के अंदर। सही, तो बड़ा मजेदार और बड़ा आसान और बड़ा ही मस्त मस्त है एकदम सर। ऐसे ही चलता रहेगा पूरा अमेलगमेशन, चुटकियों में खत्म हो जाएगा, तुमने पता भी ना लगे। और तुम्हें लग रहा है 35 घंटे वाला बैच चल रहा है यो। यस सर, पूरा डिटेल में कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। ये बैच का भी है लेक्चर। चलो बच्चों, थोड़ा सा साइड से कट गया रे, ये ले। प्रेफरेंस होल्डर्स को 4000 शेयर्स थे, एक के बदले 10 रुपए, तो 40,000 तो रुपए हो गए, और एक के बदले एक शेयर 4000 प्रेफरेंस शेयर हो गए, 100 रुपए वाले 4 लाख के शेयर हो गए। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को लिए भी निकालो, उनको क्या मिल रहा है भाई, उनको सर कैश और इक्विटी शेयर मिल रहा है। तो जेड लिमिटेड में 8 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 8000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 8000। एक शेयर के बदले में 20 रुपए कैश, तो 8000 के बदले में कितना, 8000 इंटू 20, 1,60,000, 1,60,000। और एक शेयर के बदले में एक शेयर, तो 8000 शेयर के बदले में 8000 शेयर, कितने रुपए वाले, 140 रुपए वाले। मार्केट वैल्यू 140 थी, 8000 इंटू 140, 1120। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जिनके 8000 शेयर्स थे हमारे जेड लिमिटेड में, उनको पर शेयर 20 रुपए तो कैश मिल रहे हैं, यानी 1,60,000 का कैश मिल रहा है, और हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिल रहा है। तो 8000 शेयर के बदले में 8000 शेयर मिल गया, कितने रुपए वाला, 140 वाला, यानी 11,20,000 के शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर्स को 160 कैश और 1120 मिल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है सर जी, ठीक है सर। ये आगे हमारी परचेज कंसिडरेशन। जो क्वेश्चन ने कहा हमने कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, जो क्वेश्चन कहे वो कर दो और खुश रहो, सुखी रहो, मस्त रहो, बस लिखो फटाफट, लिख डालो, आज के दिन लिख डालो। अब ओल्ड कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करेंगे, लेके प्रभु का नाम, याद कर लेना जनरल एंट्रीज क्या बताई थी। ओल्ड कंपनी जेड लिमिटेड क्या जो खत्म हो रही है, बिक रही, जिसकी बैलेंस शीट नेस्तो नाबूद हो जाएगी,
उसके एसेट लायबिलिटी कैपिटल रिजर्व सब समाप्त हो जाएगा। क्या बताया था सबसे पहले, एसेट को उठाओ थैले में डालो, रियलाइजेशन टू एसेट, फिर लायबिलिटी को थैले में डालो, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, फिर थैला सामने वाली कंपनी को दे दो, बायर कंपनी टू रियलाइजेशन, फिर उससे पीसी ले लो, बीच में रियलाइजेशन एक्सपेंस जरूर पे कर देना, फिर उसके बाद पीसी ले लो, कैश इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर टू बायर कंपनी, फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस होल्डर, उनकी पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर जो भी उनके लिए आया डिफरेंस रियलाइजेशन में डाल देना, इससे पिछली एंट्री का। फिर इक्विटी होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो क्या चाहिए, बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट रिजर्व डेबिट टू इक्विटी होल्डर अकाउंट, फिर इससे पहले उन्हें पीसी पे करो, बीच में रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस ट्रांसफर कर देना इक्विटी होल्डर्स अकाउंट में, लास्ट में इक्विटी होल्डर्स को दे दो जो उनके लिए कैश आया वो और जो उनके लिए इक्विटी शेयर्स आए वो, और एंड में इक्विटी होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए। सब पढ़ाया भाई, सब पढ़ाया, ऐਵੇਂ नहीं बोल रहा हूँ, सब पढ़ाया। चलो अब एंट्री शुरू करते हैं। चलो रे चलो बच्चों, शुरू करेंगे हम और तुम एंट्री, प्यारी प्यारी एंट्रीज में कहीं तुम खो न जाओ। लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। जो मैं बोलते जा रहा हूँ उतना लिखते हुए जाना, क्यों भाई जो मैं बोलता हूँ वो तुम लिखते हो, जो मैं नहीं बोलता वो तुम डेफिनेटली लिखते हो, इसलिए बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ केवल वही लिखना। ठीक है सर, ठीक है सर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड लिखो, ठीक है सर। और पहली एंट्री में जेड लिमिटेड के सारे एसेट उठाओ और रियलाइजेशन अकाउंट के थैले में डाल दो, जिसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया डेबिट, और एसेट डालो एक एक करके। क्वेश्चन पे आ जाओ और देख लो जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख, बहुत बढ़िया, थैले में डाल दिया। प्लांट मशीनरी है 6 लाख, बहुत बढ़िया, थैले में डाल दिया। गुडविल है 240, थैले में डाल दिया। पेटेंट है 50, थैले में डाल दिया। इन्वेंट्रीज भी है 150, थैले में डाल दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स भी है 180, थैले में डाल दिया। अब कैश भी तो था सर, लिखा हुआ था कैश थैले में नहीं डालना। थैले में वही चीज डालनी है जो बायर कंपनी आपसे ले रही है, खरीद रही है, और बायर कंपनी कैश लेने से मना कर रही है, कैश तुम्हारे पास ही रहेगा। क्या होगा उसका भी देख लेंगे। तो इतना अमाउंट थैले में डालो। सर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और पेटेंट की वैल्यू अलग दे रखी थी सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे, और आपने तो वही बुक वैल्यू क्वेश्चन वाली उठा ली सर। अरे तुम ओल्ड कंपनी में हो, अभी जेड लिमिटेड का काम कर रहे हो तुम। जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट कब खाली होगी, जब तुम जेड लिमिटेड के एसेट्स को जिस वैल्यू पर वो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं उसी वैल्यू पर उठा करके थैले में डालोगे। अगर किसी और वैल्यू पर उठा करके थैले में डालोगे तो क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। हमें जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट को खाली करना है। वो खाली कैसे होगी, जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई है उसी वैल्यू पर, यानी बैलेंस शीट के बाहर वाली पुरानी नई वैल्यू मार्केट वैल्यू का चक्कर न्यू कंपनी में आता है। बस ओल्ड कंपनी की बुक्स में एंट्री हमेशा बुक वैल्यू पर होंगी। जो उसकी बुक्स में, जो ओल्ड कंपनी की जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी हुई है उसी तो जनरल एंट्री में लिखोगे, तभी तो वो खत्म होगी आपस में कट के, तभी तो वो ट्रांसफर होगी थैले में। कोई और वैल्यू लिख दोगे तो क्या ट्रांसफर होगा, फिर कुछ और ट्रांसफर होगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है सर, तो टोटल क्या हो गया, 4 और 6 10 2 12 40 12 90 13 40 14 40 15 20 16 20 16,20,000 रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट आ गया 16,20,000 रुपीज़। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिख दो 16,20,000 रुपीज़। ये पहली एंट्री हो गई, हमने थैले में सारे एसेट डाल दिए रे बाबा। अब दूसरी में हम सारी लायबिलिटीज़ को भी थैले में डालेंगे, जिसकी एंट्री हो गई लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं चेक करो। 6% डिवेंचर्स हैं 2 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया। ट्रेड पेबल्स हैं 120, बहुत बढ़िया। और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स नाम की लायबिलिटी उसे मना कर दिया था लेने से, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, एक रिजर्व के अगेंस्ट लायबिलिटी है 5,000 रुपए की, नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 2 में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की लायबिलिटी 5,000, लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 5,000। सर क्या है ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? का मतलब होता है आपके यहाँ फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, वर्कर मशीनों पे काम करते हैं, तो कभी कभार उन्हें चोट लग जाती है, तो उनके इलाज के लिए आप पहले से ही पैसा जोड़ करके चलते हैं, जो कि एक रूल भी है, स्टैट्यूट भी है, नियम भी है। उसको कहते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन के इलाज के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए जो आपने रिजर्व बना करके रखा है उसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कहते हैं। तो सर ये तो रिजर्व है, और रिजर्व का तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन मर्जर का है कि परचेज का है, वो तो बाद में देखेंगे अभी। तो मैंने एक पॉइंट भी बताया था आपको, रिजर्व वाले हिस्से में जितनी लायबिलिटी है, अगर किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी आ गई है तो फिर उतना पोर्शन लायबिलिटी के तौर पे रियलाइजेशन में डाल देंगे, अगर सामने वाली कंपनी टेक ओवर कर रही है तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8,000 का है, जिसपे 5,000 की लायबिलिटी आ चुकी है, तो 8,000 का रिजर्व 3,000 का ही रह गया है, 5,000 लायबिलिटी ही मानी जाएगी। अगर किसी रिजर्व के ऊपर लायबिलिटी आ गई तो वो लायबिलिटी हो गई उतनी,
रिजर्व बचा हुआ ही बचेगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 8,000 का, किसी वर्कर को चोट लगी, उसने क्लेम डाल दिया और 5,000 की लायबिलिटी आ गई तुम्हारे ऊपर। तुमने जो तैयारी करके रखी थी उसकी सच्चाई सामने, उसकी जरूरत पड़ गई, तो 8,000 में से 3,000 ही रिजर्व रह जाएगा, 5,000 तो आ गई जिम्मेदारी, वो तो पे करना पड़ेगा, 5,000 बन जाएगा लायबिलिटी। और कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की लायबिलिटी को सामने वाली कंपनी लेने से मना कर रही है, इसलिए इसे थैले में डालेंगे। रिजर्व में से इतना टुकड़ा बन गया लायबिलिटी, और इस लायबिलिटी को थैले में डालेंगे क्योंकि सामने वाली कंपनी लेने से मना नहीं कर रही है। तो ये हो गया 2 और 1 20 3 20 और 5 3 25 3,25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,25,000 लिखो। टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,25,000। उसके बाद थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा दो। थैला सामने वाली कंपनी, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, थैले में एसेट डाले, लायबिलिटी डाले, अब थैला वाई लिमिटेड को पकड़ा दो। हम जेड लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, जेड लिमिटेड है अभी हमने थैले में एसेट डाले, थैले में लायबिलिटी डाली, अब थैला हम पकड़ा रहे हैं वाई लिमिटेड को। बायर कंपनी अकाउंट डेबिट यानी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वाई लिमिटेड को डेबिट इसलिए क्या है क्योंकि अकाउंट्स का एक रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, जो बंदा प्राप्त कर रहा होता है कुछ उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड थैला प्राप्त कर रही है इसलिए उसे डेबिट कर दिया, और थैला चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी नियम है, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। थैला चला गया, रियलाइजेशन चला गया तो उसे क्रेडिट कर देंगे। वाई लिमिटेड अकाउंट, ये समझाने का तरीका है एक, जस्ट आपको याद कराने के लिए, बहुत ज़्यादा इसके लॉजिक में मत घुसना। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें पीसी वाला अमाउंट आता है, याद रखना। क्यों? थैले की क्या वैल्यू लगाई सामने वाली कंपनी ने, वही जितना वो पीसी पे करेगी। तो थैले की कितनी वैल्यू है? 1720। पीसी टोटल कितनी आई थी? 40,000 प्लस 4,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 11,20,000, 17,60,000। गलत है ना? 40,000 प्लस 4 अच्छा 4 लाख था खाली, हाँ। तो पीसी आई 17,20,000, 40,000 प्लस 4 लाख प्लस 160 प्लस 1120, 17,20,000। तो पीसी आई थी 17,20,000। इस एंट्री में हमेशा पीसी वाला अमाउंट आता है, इसीलिए पीसी वाला अमाउंट पहले ही ढूंढ लेते ताकि एंट्री करते वक्त दिक्कत ना आए। अब यहाँ क्या पीसी ढूंढने जाते एंट्री छोड़ के तुम? हाँ ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। देयर आफ्टर चौथी एंट्री, भाई पहले तुमने थैले में एसेट डाले, लायबिलिटी डाली, थैला सामने वाली कंपनी को दे दिया, अब सामने वाली कंपनी से ले लो क्या? पीसी ले लो, पीसी। यहाँ तुमने पीसी मांगी है, थैला दे दिया और कहा पीसी दे दो, थैला दे दिया और कहा 17,20,000 रुपये हमें दे दो। अब अगली एंट्री में 17,20 तुम्हें मिल रहे हैं, जिसमें 2 लाख कैश के रूप में मिलेंगे, 40,000 प्रेफरेंस वाला और 160 इक्विटी वाला कैश। 4 लाख रुपए के 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे वाई लिमिटेड में, और 11,20,000 के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे वाई लिमिटेड में। और वाई लिमिटेड बरी हुई, जिस वाई लिमिटेड को ऊपर तुमने डेबिट किया था कि इससे पैसे लेने हैं, उसने तुम्हारी कैश और प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के रूप में पेमेंट कर दिया। अब उसे जाने दो, क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लियर करो। वाई लिमिटेड को डेबिट कर रखा था कि इससे 17,20 लेने, उसने दे दी पेमेंट, अब उसको क्रेडिट करके खत्म करो। क्या क्या पेमेंट आ गई? कैश आ गया, 9% प्रेफरेंस शेयर आ गया, इक्विटी शेयर आ गया, 2 लाख, 4 लाख, 11,20,000। दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैंने बताया था आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। थैले में एसेट डाले, लायबिलिटी डाली, थैला सामने वाली कंपनी को दे दिया, पीसी ले ली। अब तुम्हें लगेगा कि जल्दी से प्रेफरेंस होल्डर को बुलाएं, उनको पीसी दे दें, इक्विटी होल्डर को बुलाएं, उनको पीसी दे दें। उससे पहले रियलाइजेशन की एंट्री कर लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की मैंने कहा था, बताया था, हाँ सच। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 12,500 रुपये का खर्चा हुआ है, जिसमें से 10,000 तो वाई देगी, जिसमें से 10,000 तो वाई लिमिटेड देगी। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। जो जेड लिमिटेड का लिक्विडेशन का खर्चा हुआ है, एक्चुअल खर्चा 12,500, जेड लिमिटेड 12,500 पे कर चुकी है, उसमें से 10,000 रीइंबर्स यानी बाद में दे देगी हमें, कौन? वाई लिमिटेड बाद में दे देगी। यानी शुरू में पूरी पेमेंट जेड लिमिटेड ही कर रही है 12,500 रुपए की, बाद में 10,000 रुपए उसको मिल रहे हैं वाई लिमिटेड से। दिस इज द सिनेरियो माय डियर फ्रेंड्स। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब ये सब तुम एसेट बेच रहे हो, लायबिलिटी पे कर रहे हो, इस सब का ना कभी कभी प्रोफेशनल अपॉइंट करना पड़ जाता है इन कामों के लिए। नहीं होते तुमसे एसेट वगैरह सेल, तो उस प्रोफेशनल को भी फीस देनी पड़ती है। कितनी फीस देनी पड़ रही है? 12,500।
अभी के लिए पूरी फीस जेड लिमिटेड दे रहे हैं, लेकिन काम तो दोनों का ही है ना, जेड और वाई का भी अमेलगमेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो दोनों ही इन्वॉल्व है ना, तो पूरी पेमेंट ये क्यों कर। तो अभी के लिए 12,500 दे दिए हैं जेड लिमिटेड ने, लेकिन बाद में उसे वापस मिल रहे हैं 10,000 रुपये वाई से, तो वाई उसे बाद में 10,000 दे भी रही है। तो एंट्रीज क्या बनेंगी, एंट्रीज क्या बनेंगी, सबसे पहले पेमेंट कर दी है 12,500 रुपये की किसने, जेड लिमिटेड ने, और हम जेड लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं तो उसके यहाँ क्रेडिट कर देंगे कैश को 12,500 पे। भाई याद रखना, यदा तदा सर्वदा, पता नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूँ अकाउंट्स में जब जब पेमेंट होगी कैश क्रेडिट होगा, कैश या बैंक जो भी है, यहाँ कैश से पेमेंट हो रही तो कैश कर, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है इसलिए बैंक लिखने की जरूरत नहीं है। तो टू कैश अकाउंट आ गया 12,500, टू कैश अकाउंट आ गया 12,500, ठीक है। इसमें से जो उनका खुद का खर्चा है 2,500 रुपये वो रियलाइजेशन अकाउंट में डालो, क्योंकि उनका खुद का खर्चा है, और जो 10,000 उन्हें मिल जाएगा उसे वाई लिमिटेड अकाउंट में डेबिट करो कि भैया अभी हमने दे दिया पर 10,000 वाई लिमिटेड से हमें मिल जाएगा। इनको, इन एंट्रीज को ऐसे ही समझा करो, ऐसे ही पढ़ा करो, दिस इज इट, इनमें ज़्यादा लॉजिक मत खोजो। और यही गिनी चुनी 6, 8, 10, 12 एंट्रीज हैं, यही रिपीट होनी है पूरे चैप्टर के अंदर, तो कोई आफत नहीं है, ठीक है। तो पहले पेमेंट कर दी 12,500 की, कैश क्रेडिट हो गया 12,500, उसमें से 2,500 जो हमारा खर्चा है वो रिलेशन में डेबिट हो जाएगा, और 10,000 जो वाई लिमिटेड से मिलने हैं वो 10,000 वाई लिमिटेड में डेबिट होंगे। और जब कल को वाई लिमिटेड से 10,000 आ जाएंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा 10,000, जो कैश गया था 12,500 से क्रेडिट हुआ था उसमें से 10,000 वापस आ गया, तो 10,000 डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, 11वीं क्लास का रूल है। और किससे आया है, वाई लिमिटेड से। जो वाई लिमिटेड को ऊपर तुमने डेबिट किया था कि इससे 10,000 लेने हैं, उसने 10,000 दे दिए, तो अब क्रेडिट करके उसका खाता सेटल करो, डेबिट क्रेडिट आपस में कट गए, वाई लिमिटेड डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000, उसका हिसाब क्लियर, उसने पैसे दे दिए, दिस इज इट, दिस इज इट। ओके सर, ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर। अब बच्चा पार्टी एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलेगी, हर बात कॉन्सेप्ट के लेक्चर में भी नहीं आ सकती है, स्पेशली अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन जैसे बड़े चैप्टर्स, इनके हर एक क्वेश्चन में कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, तो वहाँ भी हम डील करके चलेंगे। तो ये लो बच्चा पार्टी, ये एक पॉइंट आया है निकल करके, सबसे पहले क्या, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नाम की लायबिलिटी सामने वाली कंपनी ने टेक ओवर करने से मना कर दिया था, हमारी एक लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी थी, जिसे सामने वाली कंपनी ने कहा तुम ही पे करो, हम नहीं ले रहे, इस लायबिलिटी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, उसे हम खुद पे करके ख़त्म कर रहे हैं। लायबिलिटी पे होती है तो यदा तदा सर्वदा पूरे अकाउंट्स में लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं, इंटरनल रिको में भी सिखाया था। तो लायबिलिटी यानी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट करें तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपये। ये काम भी आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री के बाद करना है, यानी ये नया पॉइंट आ गया है, स्टार मार्क कर लो, कहीं लिख लो अपने पास। जो चार्ट आपने हार्ड बुक में, अगर हार्ड बुक वाला वर्जन बाय किया है तो उस चार्ट में लिख लो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद उस लायबिलिटी की एंट्री करनी है, उस लायबिलिटी को पे करने की एंट्री करनी है जिसे सामने वाली कंपनी ने टेक ओवर करने से मना कर दिया था, ठीक है सर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ और उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे हमें चाहिए अपनी कैपिटल का पैसा, जो कि 4 लाख लगा हुआ था जेड लिमिटेड में। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। 2 प्रेफरेंस शेयर, उनके लिए आया कितना है, 4,40,000, 4 लाख के तो शेयर आए, 40,000 नगद आया, तो उनको मिलेगा 440, तो जो 40,000 का डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। आपने प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाया और उनसे कहा तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमारी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगी हुई है बिजनेस के अंदर, उसके पैसे दे दो। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, ठीक है। लेकिन उनके लिए आया कितना है, 40,000 नगद और 4 लाख रुपए के शेयर, टोटल 440 की पीसी आई है उनके लिए। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 4 लाख है, लेकिन प्रेफरेंस होल्डर्स को मिलेंगे पूरी पीसी मिलेगी जो उनके लिए आई है, बेईमानी नहीं हो सकती। 2 प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,40,000, तो जो डेबिट में 40,000 कम पड़ रहा है वो रिलेशन अकाउंट में जाएगा। इस चैप्टर में जहां भी डिफरेंस आए रिलेशन अकाउंट में डाल दो, ओके सर। उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट 440, उनके लिए जो कैश आया था वो दे दो, टू कैश 40,000, और उनके लिए 9% प्रेफरेंस शेयर्स जो आए थे वो दे दो, उन्हें 4 लाख रुपीज़ के, खत्म। समझ, प्रेफरेंस होल्डर्स की पेमेंट कर दी हमने, दिस इज इट। आज ओल्ड कंपनी की एंट्रीज करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, न्यू कंपनी की एंट्री अगले लेक्चर में देख लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है सर। तो प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट 4 लाख, रिलेशन डेबिट 40, तो प्रेफरेंस होल्डर 440, उन्होंने बुलाया और 440 के लिए जो कैश आया था 40,000 का वो दे दिया, और 4 लाख के जो 9% प्रेफरेंस शेयर आए थे वाई लिमिटेड में वो दे दिए। सब एंट्री लिखी हुई है आपके नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद प्यारे बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ और उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। वो क्या मांगेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले शेयर कैपिटल और रिजर्व का पैसा मांगते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले तो केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा मांगते हैं, इक्विटी वाले इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का भी पैसा मांगते हैं, क्योंकि रिजर्व्स पे भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। तो भाई वो क्या क्या मांगेंगे? क्वेश्चन उठाओ, जेड लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की? 8 लाख। तो एक तो वो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख। पूरा लिखना, तुम शॉर्टकट मत मारना, लिखो, टाइम दे रहा हूं तुम्हें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख। उसके बाद वो रिजर्व्स का पैसा मांगेंगे। रिजर्व में क्या क्या है क्वेश्चन में देखो, एक तो कैपिटल रिजर्व है 1 लाख, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, वो भी एक रिजर्व है। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में से 5,000 तो लायबिलिटी बन गया था, रिजर्व बचा था केवल 3,000, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 3,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8,000 में से 3,000 आएगा केवल इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट में और 5,000 रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि जिस रिजर्व के अगेंस्ट लायबिलिटी होती है उतना पोर्शन रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, बाकी का पोर्शन इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट में जाता है ओल्ड कंपनी के केस में, चाहे मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का क्वेश्चन हो। इसलिए अभी तक मैंने मर्जर या परचेज की बात ही नहीं करी है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट पे जो भी फर्क पड़ना है वो न्यू कंपनी के यहाँ पड़ना है। पहली बात तो मर्जर और परचेज कोई भी केस हो केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है, उसमें भी न्यू कंपनी के यहाँ। ओल्ड कंपनी का रिजर्व का ट्रीटमेंट सेम है, चाहे मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का क्वेश्चन हो। क्या ट्रीटमेंट है? रिजर्व में जो लायबिलिटी है उतना पैसा रिलेशन में डालो और रिजर्व में जो बचा हुआ रिजर्व वाला पोर्शन है वो इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डालो। वही हमने किया, 8,000 में 3,000 रिजर्व में डाला, सॉरी इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डाला और 5,000 की लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी, खत्म खत्म। कैपिटल रिजर्व और P&L में ये पूरे पूरे रिजर्व है, इनमें कोई लायबिलिटी थी नहीं, तो ये पूरे पूरे उठा के इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में डाल दिए। दिस इज इट, दिस इज इट। तो 8 और 1 9 ये हो गया 9,53,000 टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट 9,53,000 टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट 9,53,000 9,53,000 9,53,000। Absolutely no problems, absolutely no problems, absolutely no problems। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इससे पहले तुम इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बुलाओ और उनकी पीसी पे करो, रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ये मैंने बताया था। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, सॉरी बैलेंस, हाँ ठीक है सर। तो आओ रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। सर वो कैसे निकलेगा? कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ और जहां जहां अभी तक की तुम्हारी जितनी भी जनरल एंट्रीज पास करी हैं, जहां जहां रियलाइजेशन डेबिट हुआ है उसका टोटल करो और जहां जहां रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है उसका टोटल करो। आओ, रियलाइजेशन पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है 16,20,000, ठीक है। डेबिट डेबिट का टोटल मारो पहले, उसके बाद एक जगह डेबिट हो रहा है 2,500, 16,22,500 और कहीं डेबिट 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 एक 40,000 डेबिट है 7th एंट्री में प्लस 40,000, 16,62,500 ये डेबिट का टोटल आया। रफ में लिख लेना, कहीं फाइनल पेपर में क्वेश्चन करते टाइम भी बता रहा हूँ, रफ में लिख लेना 16,62,500। अब जहाँ जहाँ क्रेडिट है उसका टोटल करो। सेकंड एंट्री में 3,25,000, जहाँ जहाँ क्रेडिट है उसका टोटल करो, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, प्लस 17,20,000 प्लस और कहाँ क्रेडिट है और कहाँ क्रेडिट है और कहाँ क्रेडिट है, और तो कहीं क्रेडिट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्रेडिट का टोटल आया 20,45,000, डेबिट का टोटल है 16,62,500 और क्रेडिट का टोटल है 20,40,000। पहले तो इनका डिफरेंस निकालो, 20,45,000 बड़े में से छोटा, डिफरेंस का मतलब क्या है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 20,45,000 माइनस 16,62,500 3,82,500 और ये कौन सा बचेगा, डेबिट का बैलेंस या क्रेडिट का बैलेंस? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बड़ी थी। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है, प्लस माइनस को माइनस करते हैं और निशान कौन सा आता है, जो बड़ी फिगर के साथ लिखा हुआ था वो वाला। वही काम अकाउंट्स में करते हैं, डेबिट और क्रेडिट को काट देते हैं आपस में और निशान कौन सा आता है, जो बड़ी फिगर थी। तो 20,45,000 और 16,62,500 को आपस में काट दो, यानी माइनस कर दो, बचा 3,82,500 और निशान आएगा बड़ी फिगर वाला, यानी 20,45 बड़ी फिगर थी, 20,45,000 क्रेडिट का निशान आएगा। तो मेरा 3,82,500 का क्रेडिट बैलेंस बच गया। अब इस क्रेडिट बैलेंस को मुझे ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तभी तो खत्म होगा।
पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है और तुम एंट्री में भी क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट फिर से प्लस होकर बढ़ जाएगा, खत्म नहीं होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म कर रहे हैं हम, तो अगर क्रेडिट बैलेंस बचा है तो एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे 382,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 382,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 382,500। यानी क्या करना है यहाँ पर हमें, जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू कर दोगे, जब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को ड्यू कर दोगे तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद बच्चा पार्टी आपको ये काम करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालना है। उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, इसके लिए क्या स्टेप्स हैं। पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट का टोटल मारो, फिर सारे क्रेडिट का टोटल मारो, बड़े में से छोटी फिगर माइनस कर लो और लिखो, जो बड़ी वाली फिगर के साथ निशान लिखा होता है वो निशान लिख दो। अब वो क्रेडिट का बैलेंस बचा तो यहाँ एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और अगर वहां पे डेबिट बैलेंस बचा होता है, डेबिट की फिगर बड़ी होती तो यहाँ एंट्री आती इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और दूसरी तरफ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो आया है वो उन्हें दे दो। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो आया है वो उन्हें पे कर दो बच्चा पार्टी, वो उन्हें पे कर दो, वो उन्हें पे कर दो। क्या आया था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, 1120 के तो इक्विटी शेयर्स आए थे और 160 का कैश आया था, तो 1120 प्लस 160 12,80,000। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर न्यू कंपनी टू कैश अकाउंट 1280 1120 और 160, 1280 1120 और 160। ओके सर जी, ओके सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अब तुम्हारे मन में केवल एक कसक और एक सवाल रह गया कि वो कैश का क्या, जो सामने वाली कंपनी ने नहीं लिया था, उस कैश का क्या होगा, उस कैश का क्या होगा। भाई सामने वाली कंपनी ने एक लायबिलिटी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो लेने से मना किया था और कैश लेने से मना किया था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने पहले ही पे कर दिया। अब एंड में देखेंगे कि जो कैश लेने से मना किया था उसका क्या करेंगे। जब भी कंपनी कैश लेने से मना करे तो अंत में वो कैश भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश भी दे दो बच्चा पार्टी, कैश भी दे दो बच्चा पार्टी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश भी दे दो बच्चा पार्टी। ठीक है सर, अब कैश कितना आया है उनके लिए, कैश कितना आया है उनके लिए, वो जो आया था वो तो दे दिया, सॉरी, जो बचा हुआ कैश था जेड लिमिटेड में पहले से ही, जेड लिमिटेड में कैश था क्वेश्चन के अंदर 70,000 रुपये, जिसमें से 12,500 रुपये तो आपने वो रियलाइजेशन 2,500 गया था नेट आपकी जेब से, वो माइनस कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में, और 12,000 की इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की आपने पेमेंट की थी। 55,500 का कैश बचा हुआ है। इसीलिए तो ये वाला कैश शुरू में ही मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे दिया था। आप कहोगे कि सर जब आपका कैश सामने वाली कंपनी ने लेने से मना कर दिया तो उस कैश को मालिकों को दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, उस पर उनका ही अधिकार है, जो भी चीज़ बच गई उस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार है। लेकिन कब देना ये ध्यान में रखना, बिल्कुल अंत में, क्योंकि उस कंपनी के अपने खुद के खर्चे भी तो हो सकते हैं। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश था 70,000, जिसमें से उस कंपनी ने 2,500 का तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया और 12,000 की लायबिलिटी पे की, 55,500 बचा, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 55,500। और जैसा मैंने कहा हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट आता हुआ जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमारी एंट्रीज में अभी तक क्या पॉइंट जुड़ गए जो मैंने सिखाई थी आपको कॉन्सेप्ट के लेक्चर में। पहले एसेट डालो, फिर लायबिलिटी डालो, थैला सामने वाली कंपनी को दे दो, सामने वाली कंपनी से पीसी ले लो, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करो, उसके बाद जो लायबिलिटी रह गई सामने वाली कंपनी ने नहीं ली तुम उसे पे करने की एंट्री करो, फिर प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ, उनकी पेमेंट करो, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ और उनकी पेमेंट से पहले रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर दो, और फिर अगर कोई कैश बच गया है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो, अगर सामने वाली कंपनी ने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, अब सुनो स्टडी मेट की प्रेजेंटेशन। बाकी सारी एंट्रीज बिल्कुल ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। स्टडी मेटेरियल क्या करता है, इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके लिखता है और इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके लिखता है। वो कहता है जब इस एंट्री में रियल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसमें भी हो रहा है तो इसी एंट्री में रियलाइजेशन को भी डेबिट मार दो, और जब इस एंट्री में कैश क्रेडिट है इसमें भी कैश क्रेडिट है, इसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट है, इसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट है, तो इस एंट्री को इसमें मर्ज कर दो। तो ये दोनों एंट्रीज मर्ज कर दी जाती हैं और ये दोनों एंट्रीज मर्ज कर दी जाती है। यानी क्या एंट्री बनेगी सुन लो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 8 लाख, कैपिटल रिजर्व डेबिट 1 लाख, P&L डेबिट 50,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट 3,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 382,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 9,53,000,
प्लस 382,500 133,5500। ऐसे ये दोनों एंट्रीज भी मर्ज हो जाएंगी। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 12,80,000 प्लस 55500 133,5500। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 133,5500 टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी 11,20,000 और टू कैश अकाउंट 160 प्लस 55500 215500। आप अपने स्टडी मेटल में देखेंगे उसने ये एंट्रीज ऐसे पास की हुई है, खत्म ओल्ड कंपनी की बुक्स में एंट्रीज। तो मैंने इस बैच में स्टडी मेट की प्रेजेंटेशन मैच करने का भी ख्याल रखा है, तो बचेगा क्या यार, बिंदास रहो, पार जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। इन दोनों एंट्रीज को मर्ज और इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करना होता है, लास्ट में ध्यान रखना। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, पेनल डेबिट, वर्किंग कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, रिलेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 1280 प्लस 55,500 टू इक्विटी शेयर न्यू कंपनी 1120 टू कैश 160 प्लस 55,500। दिस इज इट। न्यू कंपनी की अगली लेक्चर में करेंगे। कोई भी डाउट हो कनेक्ट करना। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।